सालों तक यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन अब वह प्रसिद्ध टैंक किलर यूक्रेन पहुंच चुका है। इतालवी सेंटोरो B1 यूक्रेन की 78वीं एयर असॉल्ट रेजिमेंट के पास है, जो रूसी टैंक बेड़े को नष्ट करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि यह बख्तरबंद वाहन यूक्रेन में युद्ध को कैसे बदलने और टिकने वाला है। सेंटोरो यूक्रेन के लिए क्यों परफेक्ट है, ये जानने के लिए उसके मकसद को देखना होगा। सेंटोरो B1 की कहानी 1980 के शुरुआती शीत युद्ध काल में शुरू होती है, जब नाटो की अहम सदस्य इतालवी सेना सोवियत संघ के खतरे और यूरोप में युद्ध की संभावना से जूझ रही थी। उन्हें ऐसा बख्तरबंद वाहन चाहिए था जो मुख्य युद्धक, टैंक और हल्के टोही वाहन के बीच की दूरी कम कर सके। उस समय इटली की सेना मुख्य रूप से जर्मन लेपर्ड, एक और पुराने अमेरिकी AM-47 और AM-60 पैटर्न जैसे ट्रैक वाले टैंकों पर निर्भर थी। ये टैंक शक्तिशाली, अच्छी तरह से बख्तरबंद, लेकिन भारी, धीमे और महंगे थे। अफ्रीकी संघर्षों में फ्रांस के 8x8 AMX-10C को जितना प्रभावी देखा गया, उसके बाद 1970 के दशक में इटली के रक्षा योजनाकारों ने और अधिक मोबाइल विकल्प तलाशे। एक पहिएदार टैंक डिस्ट्रॉयर जो खुद लंबी दूरी तय कर सके, हवाई परिवहन लायक, हल्का हो और नवीनतम सोवियत टैंकों को नष्ट कर सके। आज यूक्रेन को यही चाहिए, एक तेज मोबाइल वाहन जो जोरदार हमला कर सके, खासकर जब रूस वही पुराने सोवियत टैंक मैदान में उतार रहा है। 1984 में इटली ने सेंटोरो परियोजना शुरू की और इसकी जिम्मेदारी इवेको फिएट व ऑटोमारा को दी। इवेको फिएट ने चेसिस व ड्राइव ट्रेन, ऑटोमोलारा ने गन व टर्रेट सिस्टम संभाले। डिजाइन 1986 में शुरू हुआ और अगले साल प्रोटोटाइप यूनिट्स चलने लगीं। यह प्रक्रिया बहुत तेज थी, जिससे नया डिजाइन सरल और भरोसेमंद साबित हुआ। 1991 तक सेंटोरो B1 इटालियन आर्मी के साथ सेवा में आ गया था। 2006 में उत्पादन बंद होने से पहले करीब 400 यूनिट्स बने, क्योंकि ध्यान सेंटोरो 2 पर चला गया, जो 2021 में सेवा में आया। सेंटोरो केवल स्पीड के लिए बनाया गया था। 8x8 व्हील्ड चेसिस और इवेको V6 टर्बो डीजल इंजन के साथ इसे 520 हॉर्स पावर की बेहतरीन गतिशीलता मिली। सड़कों पर यह तेज था, यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता था और बिना ईंधन भरे 800 किलोमीटर से ज्यादा चल सकता था। ऑफ रोड इसका प्रदर्शन अन्य ट्रैक रहित वाहनों से बेहतर था। 24 टन के हल्के वजन के कारण सेंटोरो AM-60 पैटर्न के लगभग आधे और लेपर्ड 1 से काफी हल्का है, और यह यूक्रेन में बहुत मायने रखता है, जहां भारी बख्तरबंद वाहन अक्सर मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ में धंस जाते हैं। उसका हल्का वजन उसे बढ़त देता है। एक C5 गैलेक्सी में 4 सेंटोरो समा सकते हैं, जबकि 2 पैटर्न या यहाँ तक कि एक अकेला M1A1 भी पूरा स्थान भर देगा। इसे चलाना भी आसान है। इसमें कार की तरह स्टीयरिंग व्हील, गैस और ब्रेक पैडल होते हैं। सबसे जरूरी बात, इसे मैदान में रखना बहुत आसान है। संक्षेप में, यह सच में टैंक नहीं है, यह एक हाई स्पीड बख्तरबंद गन है, जिसे यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। और जब बात गनों की हो रही है, अब समय है अच्छी चीजों के बारे में बात करने का। सेंटोरो B1 में ऑटोमेरा 105 मिमी गन लगी है, जो सोवियत बख्तरबंद गाड़ियों को भेद सकती है। यह पूरी तरह से स्थिर है। इसमें फायरिंग के दौरान ठंडा रखने के लिए थर्मल स्लीव लगी है और एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम भी है। गनर और कमांडर दोनों के पास स्थिर दृष्टि, थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडर है, जिससे सेंटोरो चलते हुए भी अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकता है। अपने समय के लिए यह एक अत्याधुनिक तकनीक थी। यह सेंटोरो को सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने देता है, चाहे वह स्थिर खड़ा हो या युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ रहा हो। और यह मानना सुरक्षित है कि जो मॉडल अब यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, वे आधुनिक अपग्रेड्स के साथ आते हैं, जो आज के युद्ध में भी वही घातक सटीकता बनाए रखते हैं। सेंटोरो, जो फ्रांसीसी AMX-10 से अलग है, नाटो के 105 मिमी गोला बारूद जैसे आर्मर पियर्सिंग, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोसिव सेल्स फायर करता है। यह इसे बख्तरबंद और हल्के लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। यह 40 गोलियां ले सकता है, 14 टर्रेट में और 26 हुल में रखी जाती हैं। इसमें 762 मिमी मशीन गन और एक वायु रक्षा गन लगी होती है। चालक दल में 4 सदस्य, ड्राइवर, लोडर, गनर, कमांडर। इस डिजाइन का मकसद ऐसा वाहन बनाना है जो गतिशीलता, तेजी से तैनाती, पैदल सेना समर्थन और एंटी आर्मर क्षमता को मिलाकर बना हो। यह टैंक पर टैंक लड़ाई पर फोकस नहीं करता। शुरुआत से ही
सेंटोरो को शीत युद्ध के युद्ध क्षेत्र के लिए बनाया गया था। जैसे आज यूक्रेनी सैनिक जिस मैदान में हैं, यह बख्तरबंद पैदल सेना इकाइयों के साथ चलने और भारी रूसी कवच के लिए एक गंभीर खतरा पेश करने के लिए बनाया गया है। यह जल्दी से आगे बढ़ने और फिर से तैनात होने में सक्षम है, जिससे संचालन एक पूर्ण ट्रैक्ड युद्धक टैंक की तुलना में अधिक समय तक और अधिक कुशलता से चल सकता है। सेंटोरो का डिजाइन सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गतिशीलता और लचीलापन भी था। यह एक ऐसा वाहन है जिसे तेजी से चलने, जल्दी से फिर से तैनात होने और पैदल सेना का समर्थन करने के लिए बनाया गया है, जबकि यह दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों के लिए भी एक गंभीर खतरा बना रहता है। इसे शीत युद्ध के युद्ध क्षेत्र के रूप में बनाया गया था और आज यूक्रेनी सैनिक भी ऐसे ही माहौल में लड़ रहे हैं। इसका काम टैंकों से सीधी लड़ाई नहीं बल्कि उन्हें चकमा देना है। यह तेज हमला करता है, जल्दी जगह बदलता है और भारी ट्रैक वाले टैंक से ज्यादा कुशलता से ऑपरेशन करता है। यह युद्ध में साबित हो चुका है। सेंटोरो ने अपने शुरुआती वर्षों में इटली की कैवेलरी रेजिमेंट्स में सेवा की और शांति स्थापना व नाटो अभियानों में तैनात रहा। यह पहली बार बाल्कन में डेटोना शांति समझौते के बाद नाटो इम्प्लीमेंटेशन फोर्स के तहत और फिर सोमालिया में इस्तेमाल हुई। विडंबना है कि एक सेंटोरो ने बंद पास्ता फैक्ट्री में विद्रोहियों से 4 घंटे लड़ाई की। 2003 की खाड़ी युद्ध में सेंटोरो इराक भेजे गए थे और आज भी कई सेंटोरो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा कर रहे हैं। इन तैनातियों ने सेंटोरो के साथ इटली को अनमोल अनुभव दिया। शुरुआत में हल्के पहिएदार बख्तरबंद वाहनों के इस्तेमाल पर संदेह था, लेकिन बाद में ये आधुनिक पैदल सेना का मुख्य हिस्सा बन गए और अब दशकों बाद वही विचार एक बार फिर से परखा जा रहा है, इस बार यूक्रेन में। ऐसे युद्ध क्षेत्र में जहां दूरियां, बदलती पंक्तियां और कीचड़ भरी सड़कें हैं, सेंटोरो यूक्रेन को बढ़त दे सकता है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जोरदार हमला कर सकता है, तेजी से फिर से तैनात हो सकता है और लंबे समय तक लड़ाई में बना रह सकता है। यही वह चीज है जिसकी यूक्रेन को रूस के धीमे और भारी कवच पर हमला करने के लिए जरूरत है। अब इटली ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है। यूक्रेन के प्रति इटली की नीति यह रही है कि सैन्य सहायता से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखा जाए। यूक्रेन में सेंटोरो के इस्तेमाल की पहली खबरें असल में युद्ध के मैदान की फुटेज से आई थीं। यह गोपनीयता उन नाटो देशों के लिए आम है जो सहायता प्रदान करते हैं। इसमें एक उल्लेखनीय अपवाद संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी है, जो आमतौर पर अपनी डिलीवरी सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं। इन डिलीवरी को गुप्त रखने के 2 मुख्य कारण हैं। वे रूसियों को हस्तक्षेप का संकेत नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे इटली पर हाइब्रिड युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। रणनीतिक रूप से वे यह भी नहीं चाहते कि रूसियों को यह पता चले कि यूक्रेनियों को क्या मिल रहा है, इससे पहले कि वह वास्तव में युद्ध के मैदान पर पहुंचे। इटालियनों और यूक्रेनियों ने कितने सेंटोरो भेजे नहीं बताया, पर इटली के आंकड़ों से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इटली ने वर्षों में करीब 400 सेंटोरो B1 बनाए हैं। 141 जॉर्डन को भेजे गए, 12 लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ तैनात हैं। इसका मतलब है कि लगभग 250 वाहन अभी भी इटली के पास हैं। चूंकि अब इटली नए सेंटोरो 2 पर स्विच कर रहा है, इसलिए उन पुराने B1 में से कई स्टोरेज में पड़े हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अब लगभग 50 से 60 अतिरिक्त हैं। अगर इटली सामान्य नेटो रास्ता अपनाता है और 20% रिजर्व रखता है, तो दान के लिए 20-40 सेंटोरो उपलब्ध होंगे। यह अनुमान आर्मी रिकॉग्निशन और एक्स पर कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स की रिपोर्ट से मेल खाता है। हालांकि जो हम जानते हैं वो वही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। 78वें रेजिमेंट के वीडियो में दिखे सेंटोरो को एंटी क्यूमुलेटिव केज और फोल्डेबल ग्रिल्स के साथ अप आर्मर्ड किया गया है, जैसा यूक्रेनी और रूसी बख्तरबंद गाड़ियों पर देखा गया है। अतिरिक्त कवच का लक्ष्य वारहेड्स को टकराने से पहले सक्रिय करना है, जिससे रूसी ड्रोन या एंटी टैंक मिसाइलों के छेद की संभावना घटती है। हालांकि सेंटोरो F-72 टैंक जितना मजबूत नहीं है। वीडियो में यूक्रेनी सैनिक इसे लेकर जागरूक दिखे। उनमें से एक ने मजाक में कहा कि उसे मोटा कवच ज्यादा पसंद है, लेकिन उसने यह भी जोड़ा कि सबसे अच्छा टैंक वही है जो आपके पास है और सबसे खराब वही है जो आपके पास नहीं है। कवच तो सिर्फ कहानी का एक भाग है। आज के युद्ध क्षेत्र में सेंटोरो जैसे टैंक डिस्ट्रॉयर पारंपरिक मुख्य युद्धक टैंक से बेहतर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दौर जब भारी टैंकों का युद्ध क्षेत्र पर राज था, अब खत्म होता नजर आ रहा है। 2023 के अंत में अमेरिका ने यूक्रेन को M1 अब्राम्स टैंक और M2 ब्रैडली वाहन भेजे, जिससे खासकर अब्राम्स को लेकर काफी उत्साह था। लेकिन अप्रैल 2024 तक अब्राम्स को भारी नुकसान झेलने के बाद खासकर ऊपर से किए गए ड्रोन हमलों में मोर्चे से हटा लिया गया था। ब्रैडली सैनिकों की पसंदीदा रही है और अब भी लड़ाई में है। यह छोटी, तेज और फुर्तीली है,
इसलिए मोटा तिरछा कवच ऊपर से आने वाले ड्रोन के खिलाफ ज्यादा कारगर नहीं। रूस ने यह सबक मुश्किल तरीके से सीखा, जैसा टैंकों की तबाही वाले कई वीडियो में दिखता है। इसीलिए सेंटोरो युद्ध के लिए सही विकल्प है। यह तेज और हाईवे स्पीड पर लड़ाई में आ सकता है। आज के युद्ध क्षेत्र में गति और लचीलापन अक्सर कवच से अधिक अहम है, और जैसे जैसे रूस के टैंक का भंडार कम होता जा रहा है और अनुभवी चालक दल को बदलना मुश्किल हो रहा है, यूक्रेन की बढ़त ऐसे वाहनों से मिलेगी। ये तेज, हल्के और घातक हैं। यूक्रेन के अनुभवी सैनिकों के लिए सेंटोरो युद्ध के मैदान में एक प्रभावी हथियार बन सकता है। जनवरी से अमेरिकी सहायता रुकी होने के कारण यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी मदद के नए तरीके सोच रहे हैं। इतालवी सेंटोरो भेजना भले सुर्खियां न बनाए, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के लिए ये अहम साबित हो सकते हैं। एक बात तो साफ है, सेंटोरो अकेले ही हालात नहीं बदल सकता। गतिशीलता के अलावा यूक्रेन को पहुंच भी चाहिए। इसी वजह से सेंटोरो एक और बख्तरबंद वाहन के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता है जो यूक्रेन को मिल रहा है। ग्रीस, एक और दक्षिणी यूरोपीय देश, ने अभी घोषणा की है कि वह अमेरिकी निर्मित M110A2 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर भेज रहा है। यह शीत युद्ध का वर्कहॉर्स धीमा और भारी है, लेकिन इसमें जबरदस्त फायर पावर और रेंज है। यह रूसी सेना को गिराने के लिए उपयुक्त है। सेंटोरो के साथ यह मोर्चे का पूरा पैकेज है। सेंटोरो तेज, सटीक और होवित्जर गहरे लगातार हमले करता है। चेचिया के माध्यम से किए गए 199 मिलियन यूरो के सौदे के तहत ग्रीस यूक्रेन को 60 M110A2 होवित्जर, 203 मिमी गोला बारूद के 1,50,000 राउंड और हजारों 70 मिमी और 127 मिमी जूनी रॉकेट भेजने जा रहा है। M110A2 शीत युद्ध हथियार का हल्का आधुनिक रूप है। यह गति या शानदार सेंसर के बारे में नहीं है, असली मायने कच्ची मारक क्षमता रखती है। 203 मिमी का एक गोला करीब 90-95 किलोग्राम होता है। यह या तो बड़ा उच्च विस्फोटक चार्ज या करीब 180 उपगोल ले जा सकता है। वजन, विस्फोट और पहुंच का यह साधारण गणित ही M110A2 को युद्ध के मैदान में गेम चेंजर बनाता है। चेकिया M110A2 के ट्रांसफर में मुख्य भूमिका निभाता है, जो यूक्रेन में हथियारों के जाने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम करता है। युद्ध की शुरुआत में प्राग ने खुद को पश्चिमी सहायता के लिए एक केंद्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया। तेज निर्यात कानून और समझौते बने, जिससे विदेशी हथियार उसके क्षेत्र से आसानी से गुजर सके। यूक्रेनी सीमा तक लंबी रेल लिंक चेकिया को यूरोपीय संघ के क्लियरिंग हाउस की भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है। इस समझौते में ग्रीस अपनी अतिरिक्त तोपें चेकिया भेजता है, बाकी सब वही संभालता है। एक त्वरित टिप्पणी के रूप में, चेकिया जो भूमिका अभी निभा रहा है वह जल्द ही खतरे में पड़ सकती है। 4 अक्टूबर के चुनाव के बाद चेकिया में नया नेता आया, जिसने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने का वादा किया। अगर ऐसा हुआ तो किसी और सीमावर्ती देश को आपूर्ति लाइनें खुली रखने के लिए आना पड़ सकता है। हार्डवेयर में M110 फैमिली कोल्ड वॉर क्लासिक है। यह डिजाइन 1950 के दशक के अंत की है और 1963 में अमेरिकी सेना की भारी स्वचालित होवित्जर बनी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए उन प्रयासों से निकला था जिनका उद्देश्य विशाल लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें बनाना था जो मोर्चे के साथ आगे बढ़ सकें। M110 ने वही 8 इंच की तोप इस्तेमाल की जो पुरानी M115 टो किए गए होवित्जर पर पाई जाती थी। इसे ट्रैकों पर लगाने से नाटो को असली गतिशीलता और गहरी काउंटर बैटरी फायर की क्षमता मिली। दशकों में डिजाइन बदला। 1970 के दशक के अंत में M110A1 में लंबी बैरल जोड़ी गई थी, जबकि M110A2 में और शक्तिशाली प्रोपेलेंट चार्ज और ज्यादा मारक क्षमता थी, जो अब यूक्रेन भेजी जा रही है। हाउवित्जर के गोला बारूद का इतिहास उल्लेखनीय है। M110 ने बेसिक ट्रेनिंग सेल्स से लेकर W69 तक, जो 11 किलोटन TNT की ताकत वाला एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड है, सब कुछ दागा है। यह लगभग उतना ही बड़ा है जितना 2020 में बेरूत के बंदरगाह को तबाह करने वाला धमाका था। यूक्रेन शायद उनका इस्तेमाल न करे, लेकिन इससे साबित होता है कि होवित्जर को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे जैसे M110 अपनी सेवा के 6ठे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसने युद्ध के मैदान पर एक मजबूत रिकॉर्ड बना लिया है। यह 1960-70 के दशक में वियतनाम में और 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अमेरिकी ब्रिटिश तोपखाना इकाइयों के साथ सक्रिय रहा। शीत युद्ध और 1990 के दशक तक M110 को यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, नीदरलैंड सहित कई सहयोगी देशों को निर्यात किया गया। मध्य पूर्वी ऑपरेटर और कई नाटो साझेदार आज भी M110 के विभिन्न संस्करणों का उपयोग करते हैं। यह सिस्टम करीब 20 देशों में निर्यात हुआ है
और वियतनाम से यूक्रेन तक 12 बड़े संघर्षों में दिखा है। यह अभी भी 10 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। जहां पश्चिमी सेनाएं गाइडेड मिसाइल और सटीक स्ट्राइक सिस्टम्स अपना चुकी हैं, वहीं M110 अब भी मौजूद है। यूक्रेन में M110 फिर से अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है, जो तोपखाने की बमबारी और बख्तरबंद हमलों को रोकने के लिए बना था। रूसी सिद्धांत को तोड़ने के लिए ही इसे बनाया गया था, जिसका मुकाबला करने के लिए यह तैयार किया गया था। यूक्रेन को पश्चिमी 8 इंच हॉवित्जर की जरूरत क्यों है, समझने के लिए हमें देखना होगा कि रूसियों के पास क्या है। 2 S7 पियोन 1200 3 मिमी स्वचालित तोप है, जो 1970 के दशक में आई थी। यह आज भी रूसी और यूक्रेनी दोनों सेनाओं के लिए भारी तोपखाने की रीढ़ बना हुआ है। लेकिन रूस के पास न केवल इनकी संख्या अधिक है, बल्कि गोले का भंडार भी कहीं ज्यादा है। पियोन की रेंज ज्यादा है, फिर भी M110A2 इतनी ताकतवर है कि वह गंभीर प्रतिद्वंद्वी है। यह क्षेत्र निषिद्ध करने और काउंटर बैटरी फायर जैसे कार्य संभाल सकता है। यही क्षमताएं थीं जिनकी वजह से पश्चिमी योजनाकारों ने शीत युद्ध के दौरान 203 मिमी तोप को इतने लंबे समय तक सेवा में बनाए रखा, और यही वजह है कि आज भी इसका यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण रोल है। संचालन की दृष्टि से M110A2 अकेले नहीं चलाया जा सकता। इसके भारी गोले लोड करने के लिए बैरल झुकाना पड़ता है। इसी वजह से इस तोप की सामान्य निरंतर फायरिंग दर सिर्फ 2 मिनट में 3 गोले है। इसी वजह से M110A2 बड़े दल के साथ चलती है। कुल मिलाकर लगभग 13 लोग होते हैं। 5 लोग खुद तोप वाहन पर सवार होते हैं, जिनमें कमांडर, ड्राइवर, गनर और नजदीकी दल शामिल हैं, जबकि बाकी लोग साथ चलने वाले M548 कैरियर में सवार होते हैं, जो गोला बारूद, औजार और स्पेयर पार्ट्स ले जाता है। लेकिन जब यह फायर करती है तो सारी अतिरिक्त मेहनत वाकई में सफल हो जाती है। 203 मिमी M106 शैल हथौड़े की तरह वार करती है, जिसमें 155 मिमी राउंड से 2 गुनी से अधिक विस्फोटक ताकत होती है। यह मजबूत ठिकानों को भी तबाह कर सकता है, जो छोटी बंदूकें नहीं कर सकती। इसका धमाका 50 मीटर तक जानलेवा और छर्रे 380 मीटर दूर तक फैलते हैं। यूक्रेन को 50,000 हाई एक्सप्लोसिव गोलों के साथ 40,000 M650 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट असिस्टेड राउंड, 30,000 M404 इंप्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशन क्लस्टर शेल और 30,000 M591 डुअल पर्पस इंप्रूव्ड कन्वेंशनल अनइम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशन ड्यूल पर्पस क्लस्टर राउंड भी मिल रहे हैं। ये क्लस्टर गोला बारूद यूक्रेन के शस्त्रागार में दुर्लभ हैं, लेकिन ये बड़े हमलों को तोड़ने के लिए बेहद शक्तिशाली हैं। ये क्लस्टर राउंड विवादास्पद हैं और कई देशों ने क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन के तहत इन्हें प्रतिबंधित किया है। यूक्रेन और ग्रीस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए इनका इस्तेमाल संभव है। और रूस के खिलाफ युद्ध में क्लस्टर म्यूनिशन की जो ताकत है, वह वाकई में मायने रखती है। अब हॉवित्जर का एक और फायदा यह है कि इसे मेंटेन करना हैरान करने वाला आसान है। इसमें जटिल डिजिटल फायर कंट्रोल नेटवर्क नहीं है, जिससे यह गन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सुरक्षित रहती है। यह स्टील, हाइड्रोलिक्स और डीजल की बात है। यहाँ तक कि इसका डेट्रॉइट 8V77T इंजन भी बसों व मोटर होम्स में इस्तेमाल मोटर का टर्बोचार्ज्ड वर्जन है। क्रू पुराने तरीके से शॉट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे रेंज टेबल, ऑप्टिकल साइट्स, फॉरवर्ड ऑब्जर्वर्स, ड्रोन या स्पॉटर्स का उपयोग करके। मैदान में मरम्मत काफी सीधी सादी है, वही काम जो यूक्रेनी क्रू पहले से जानते हैं, क्योंकि वे सालों से पश्चिमी और सोवियत निर्मित दोनों तरह के वाहनों का संचालन कर रहे हैं। यह M110 की खासियतों में से एक है। यह मजबूत है, साधारण है और मरम्मत के लिए इसे सिर्फ भारी औजारों और डीजल की थोड़ी जानकारी की जरूरत होती है। इस समय यूक्रेन में कुछ मैकेनिक शायद उन देशों के शुक्रगुजार होंगे जिन्होंने इन तोपों को सालों तक स्टोरेज में रखा। M110A2 और सेंटोरो यूक्रेन को आज के युद्ध में सबसे जरूरी चीज देते हैं। सेंटोरो तेज, नाटो फायर पावर के साथ घातक हमले और इन्फेंट्री सपोर्ट में कारगर है। M110A2 रूसी तोपों और ठिकानों पर गहरे जबरदस्त हमले करता है। ऐसे युद्ध में जहां ड्रोन ऊपर से हमला करते हैं, लंबी दूरी तक मार और तेज रफ्तार बेहद जरूरी है। इस युद्ध का फैसला एक सिस्टम से नहीं होगा, लेकिन साथ मिलकर ये दोनों एक आदर्श बख्तरबंद जोड़ी बनाते हैं, जिससे यूक्रेन को तोड़ना मुश्किल हो जाता है और रूस की बढ़त हर दिन और महंगी पड़ती है। अगर आप अरबपतियों, लॉबिस्टों और सरकारी प्रवक्ताओं के स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट्स से खबरें पाने से थक चुके हैं, तो आपको ग्लोबल रिकैप्स बहुत पसंद आएगा। यह हमारा फ्री न्यूज़लेटर है, जिसमें हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की गतिविधियों सहित दुनिया की असली खबरें बताते हैं।
बिना किसी स्पॉन्सर, विज्ञापन या सेंसरशिप के, ना कोई कॉरपोरेट फिल्टर, ना दोनों पक्षों की घुमा फिराकर बातें, सिर्फ सीधी बिना फिल्टर भू राजनीति। ऐसा विश्लेषण जिसे अधिकतर मुख्यधारा मीडिया नहीं छूता। हम इसे खुद लिखते हैं और आपके प्रति जवाबदेह हैं, न कि न्यूयॉर्क या बीजिंग के बोर्डरूम के प्रति। अगर आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां सच्चाई की अब भी अहमियत है, जहां सुर्खियां बिकाऊ नहीं हैं और जहां वैश्विक कहानियां जैसी हैं वैसी ही बताई जाती हैं, तो अभी ग्लोबल रिकैप्स से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या globalrecaps.com जाकर साइन अप करें। यह पूरी तरह मुफ्त है, सिर्फ 10 सेकंड लेता है और यह एकमात्र ईमेल है जिसे आप हर हफ्ते खोलना चाहेंगे।